हेलो बच्चों, उम्मीद है आप काफी अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी कर रहे होंगे। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 का, न्यूक्लाई का इन 60 मिनट्स। हाँ जी, इन 60 मिनटों के अंदर आपको मैं सारे कॉन्सेप्ट आपके सामने रखने वाला हूं। तो शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियो दिखेगा जिससे कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो। बहुत ही कम समय में सारी चीज आप तक पहुंचेगी विद न्यूमेरिकल्स। तो चलिए फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर आपको अरविंद सर की मेहनत पसंद आती है तो अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शुरू करते हैं। तो ये रहा न्यूक्लाई, जैसा आप देख रहे हैं कि ये मुझे लगता है कि यहां पर पेन एक्टिवेट करना चाहिए मुझे। तो वन शॉट है 2025 का, जो कि 60 मिनटों के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं। कुछ बच्चों को रहता है कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं इसका पीडीएफ फ्री में अवेलेबल हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। और उसके बाद स्टोर सेक्शन में आइए, यहां पर एक कोर्स दिखेगा क्लास 12 फिजिक्स फ्री पीडीएफ। और ये कोर्सेस का मैंने लाखों में प्राइस कर दिया, जैसे गलती से कोई बच्चा खरीद ना ले। और इसके अंदर जो पीडीएफ्स हैं वो अनलॉक हैं। कहने का मतलब अगर आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगी और उसके बाद अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कीजिए। तो वेरी सिंपल, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड करिए, स्टोर सेक्शन में जाकर क्लास 12 फ्री पीडीएफ फिजिक्स की फ्री पीडीएफ ले लीजिए बेटा। आपके लिए अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल भी है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप यहां पर जुड़ जाइए जिससे आपको राइट गाइडेंस मिलती रहे और आप उस दिशा में काम करें कि मेहनत करें तो उसका रिजल्ट आए, यानी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी बढ़ जाए आपकी। और आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अगर आपके टीचर जो स्कूल के पढ़ा रहे हैं उनसे आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, फिजिक्स टफ लगने लगी है, मन नहीं करता पढ़ने का, तो तुरंत मेरे साथ जुड़ जाइए। समय बहुत कम है। द्रोणा 2.0 में यहां पर मेरी होती है लाइव क्लासेस, एकदम ईजी भाषा में फिजिक्स आपको समझ में आएगी। केवल यही नहीं, एनसीईआरटी के सभी एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस मैंने खुद रिकॉर्ड किए हैं, सुपर एक्सप्लेनेशन। और एनसीईआरटी एग्जाम्पल का भी सुपर एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा, यानी एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स का हर क्वेश्चन एनसीईआरटी का आपको सॉल्व मिलने वाला है वीडियो फॉर्मेट में। और यही नहीं, जो 10 साल के पीवाईक्यूज हैं उनका भी वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा। और चैप्टर वाइज आपको वर्कशीट मिलेगी जो कि फुली सॉल्व होगी। कहने का मैकेज है कि द्रोणा 2.0 एक फुल पैकेज है। इसको लेने के बाद अगर आप पढ़ाई अच्छी करते हैं तो 97% जरूर आपके आ जाएंगे, और किस्मत ने साथ दिया तो 100 में 100 भी आएंगे। अच्छा, कुछ बच्चों का रहता है कि वो फोकस करना चाहते हैं केवल क्वेश्चंस पर, तो उनके लिए 12th संपूर्ण है बेटा। यहां पर ये वीडियो कोर्स है, यानी इसके अंदर वीडियोस हैं। आपको 10 साल के पीवाईक्यूज के वीडियोस मिल जाएंगे जो कि ऑलरेडी इसके अंदर है सब कुछ। और एनसीईआरटी एक्सरसाइज के वीडियोस मिल जाएंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पल के वीडियो मिल जाएंगे। यानी टोटल वीडियो की संख्या की बात करूं तो 771 क्वेश्चंस हैं, यानी 771 वीडियोस हैं। एक क्वेश्चन पे एक वीडियो, पूरी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज और पिछले 10 साल के सवाल। तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा एग्जामिनेशन देने से पहले। और ये वीडियो फॉर्मेट में है, इसलिए आपको समझ में आ जाएगा, प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो आप, एक अच्छी बात क्या है कि अभी दोनों पे एक ऑफर चल रहा है, बिग ऑफर है। अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और ये काफी है, इसको लेने के बाद कुछ और लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको द्रोणा 2.0 और 12th संपूर्ण दोनों दिखाई पड़ेगा। जो भी आपके लिए सुटेबल आपको लगता है, द्रोणा 2.0 या 12th संपूर्ण, वो आप ले लीजिए और अपनी पढ़ाई को नेक्स्ट लेवल पे ले जाइए। चलिए बात को शुरू कर लेते हैं, जिस वजह से ये पढ़ाई या ये वीडियो बन रहा है। तो शुरुआत होती है कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस की बनावट, स्ट्रक्चर कैसा है। तो आप देखेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर मेन बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये आपको अंदाजा भी है, लेकिन फिर भी ये न्यूक्लियस है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके अंदर। द प्रोटॉन्स जो होता है वो करता है, आपको देता है पॉजिटिव चार्ज, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके टुगेदर आपको देते हैं मास, है ना। तो मास के लिए दोनों ही जिम्मेदार हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और चार्ज के लिए केवल प्रोटॉन जिम्मेदार है। बात प्रोटॉन की जाए तो पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे इलेक्ट्रॉन के बराबर ही चार्ज होता है, लेकिन पॉजिटिव इन नेचर होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और ये इलेक्ट्रॉनों से 1836 1836 टाइम्स हैवियर होता है। तो इलेक्ट्रॉन से काफी भारी है, 1836 गुना भारी है। न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो इस पे कोई चार्ज न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता। और ये स्लाइटली, इसका जो मास होता है प्रोटॉन से स्लाइटली ज्यादा होता है, बहुत ही कम। देखिए 1.6726 है, ये 1.6749 है, 2649 में फर्क है। तो स्लाइटली हैवियर देन प्रोटॉन। तो ये बनावट हो गई आपकी न्यूक्लियस के अंदर की। अब आगे की बात करते हैं कि न्यूक्लॉन्स, एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को मिलाकर
एक ही नाम दे दिया गया है न्यूक्लॉन्स। इसकी वजह यह बताई गई कि ऐसा करना जस्टिफाइड इसलिए है क्योंकि जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में एक जैसा लगता है। वो भेदभाव नहीं करता, चाहे वो प्रोटॉन प्रोटॉन में लगे, चाहे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में जाए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर। साथ में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है वो लगभग अप्रॉक्सीमेटली बराबर है, इसलिए इनको दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं न्यूक्लॉन्स। तो जब भी न्यूक्लॉन्स शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों ही शामिल होंगे। तो ये बात आप समझ गए होंगे, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स टुगेदर कॉल्ड न्यूक्लॉन्स, जैसा मैंने यहां पे लिख दिया है। अब आगे की बात कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस और डिटेल में बात कर लेते हैं। न्यूक्लॉन्स की बात आप समझ गए हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को टुगेदर हम बोलते हैं न्यूक्लॉन्स। दूसरा एक शब्द आता है एटॉमिक नंबर, जिसे आप Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एटॉमिक नंबर बेटा क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। देखिए मैंने क्लियर कट लिख दिया है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने पाए जाएंगे न्यूक्लियस के अंदर वो होगा आपका एटॉमिक नंबर। दूसरा होता है मास नंबर। तो मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या अगर आप जोड़ दीजिएगा तो उसे मास नंबर बोलते हैं। उस मास नंबर को A से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपसे बोले कोई कि भाई इसमें कितने न्यूक्लॉन्स हैं, तो आप यही मास नंबर को ही उसके न्यूक्लॉन्स की संख्या बताएंगे, क्योंकि है तो दोनों का एडिशन ही नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर्स का। तो मास नंबर का मतलब है न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या। और अगली बात होती है न्यूक्लियर मास। तो न्यूक्लियर मास क्या है? टोटल मास ऑफ द प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जितना प्रोटॉन का मास है, जितना न्यूट्रॉन का मास है, उन सबको जोड़ लीजिए, वो आपको मिल जाएगा न्यूक्लियर मास। तो इन टर्मिनोलॉजीज को आप जल्दी से दिमाग में बसा लीजिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल जगह जगह होता मिलेगा आपको। अगली बात करता हूं एटॉमिक मास। अब क्या होता है कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आती है, एटॉमिक मास यूनिट। एक्चुअली हमारे ये मास का यूनिट होता है। देखिए तो ऑलरेडी हमारे पास मास का यूनिट था एसआई सिस्टम में किलोग्राम, लेकिन जब हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स के ऊपर आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो इसको लिखना इनकन्वीनियंट होता है। जैसे कि यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि जो मास ऑफ कार्बन 12 एटम है उसका मास किलोग्राम में कितना हैवी ड्यूटी लिखा है, 1.992678 इंटू 10⁻26 किलोग्राम। तो इट इज वेरी इनकन्वीनियंट टू रिप्रेजेंट मास ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन किलोग्राम। इसलिए हम लोगों ने या साइंटिस्टों ने क्या किया, इसके लिए एक नई यूनिट बना दी AMU, जिसे शॉर्ट में U भी बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, जिससे उसका रिप्रेजेंटेशन काफी आसान हो जाए। तो अब एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है? यह है ये मास की यूनिटी, लेकिन ये सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए चालू रहती है। तो इन्होंने बोला कि जो मास ऑफ कार्बन 12 एटम होगा उसको हम 12 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर मानेंगे। तो एक एटॉमिक मास यूनिट कितने के बराबर हो गई? 1/12 मास ऑफ द कार्बन 12 एटम। यानी कार्बन 12 एटम का जो मास होता है उसको 12 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो जो मिलेगा उसे बोला जाएगा 1 एटॉमिक मास यूनिट। वही बात यहां लिखी है। तो इसको देखिए AMU भी लिखते हैं, और AMU पूरा लिखने की जगह केवल U भी लिख देते हैं, और इसका रिलेशन किलोग्राम से ये होता है। थोड़ा याद करके रखें तो और मजा आएगा। और ये कैसे निकला ये मैंने समझा दिया। 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या हुआ? मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम डिवाइडेड बाई 12, तो एक एटम का मास आ जाएगा। एक एटम का कहने का मतलब है 1/12 ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 एटम। इसको डिवाइड किया तो ये वैल्यू बन जाएगी जो यहां पे लिखी है। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या हुआ? कार्बन 12 एटम का 1/12 मास इज नोन एज ए 1 AMU। अब देखिए एटॉमिक मासेस में एटॉमिक मास यूनिट जो होती है बेटा, वो तो मास की यूनिट है, वो तो हम जान ही रहे हैं, और उसकी वैल्यू भी लिखी हुई है। एक यूनिट और होती है एनर्जी की। नॉर्मली एसआई सिस्टम में जो एनर्जी की यूनिट होती है वो होती है जूल, लेकिन वही जब सब एटॉमिक पार्टिकल में आ जाते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स में आ जाते हैं, तो इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये कन्वीनियंट है रिप्रेजेंट करना। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो कितने जूल के बराबर होता है? 1.6023 इंटू 10⁻19 जूल। और इस चैप्टर में आपको MEV काफी शब्द इस्तेमाल करना पड़ेगा। MEV मतलब 1 मिलियन कह दीजिए या मेगा कह दीजिए। तो 1
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कहने का यह मतलब है कि आप इसको 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर -13 बचेगी। तो एमईवी याद करके रखें, इस चैप्टर में बहुत ही इस्तेमाल होने वाला है। अब क्या था ना कि पहले मास को और एनर्जी को अलग समझा जाता था कि मास की कहानी अलग है, एनर्जी की कहानी अलग है। लेकिन आइंस्टाइन ने क्या किया, एक फॉर्मूला दे दिया E=mc², और साइंटिस्टों की सोचने की दिशा गई बदल। तो अब यहां पर क्या हुआ कि एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हो बेटा, और मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी दोनों एक दूसरे से लिंक हो गए। अब यहां पर मास का यूनिट है एटॉमिक मास यूनिट, और एनर्जी का यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी हम अगर एक एमयू मास को न्यूक्लियर फिजिक्स में बर्न करें या कोई ऐसी टिकड़म लगाएं कि उससे एनर्जी ले पाए, तो कितनी एनर्जी हम ले पाएंगे? 931 MeV। तो 1 AMU, ये AMU किसकी यूनिट है? मास की। MeV किसकी यूनिट है? एनर्जी की। तो यहां पर एक AMU मास हमको 931 MeV देता है। प्रिसाइसली कहें तो 931.5 MeV के बराबर देता है। तो ये बात भी दिमाग में रहनी चाहिए, बात समझ गए होंगे कि मास को एनर्जी में कन्वर्जन करने के लिए इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बड़ी अच्छी बात है। अब न्यूक्लियर साइज की बात करते हैं, तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से यह साबित हुआ कि जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम होता है वो प्रोपोर्शनल होता है मास नंबर के। ये वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम तो भाई स्फेरिकल लेते हैं हम लोग न्यूक्लियस का, तो उसको 4/3 πr³ लिख सकते हैं। ये क्या चीज लिखी है? वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। वो वॉल्यूम आपका मास के प्रोपोर्शनल होता है। अब यहां पर r इज प्रोपोर्शनल टू a³, a⁻⁴ ये तो कांस्टेंट है 4/3 पाई, तो इसका प्रोपोर्शनलिटी में कोई रोल नहीं रहा। तो r किसके प्रोपोर्शनल है? a⁻⁴ आप देख पाए। अब यहीं पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा देते हैं r0। ये r क्या है? r है बेटा रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, और a क्या है? मास नंबर। लेकिन ये R0 जो है वो केवल कांस्टेंट है, इसका रेडियस से कोई लेना देना नहीं है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 1.2 × 10⁻⁻15 होती है मीटर। R0 की वैल्यू का जिक्र कर रहे हैं। इस फॉर्मूले को आप ध्यान कर लीजिए, इस पे एक नंबर का सवाल बहुत बनता है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर ध्यान रखिए, और इस पे सवाल आपको आता हुआ जरूर दिखेगा MCQ वगैरह में। तो R है रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, R0 एक कांस्टेंट नंबर है 1.2 × 10⁻⁻15, और A है मास नंबर, और ये रिलेशन हो गया इसके बीच का। अब देखिए एक छोटा सा सवाल ले लिया जिसे आपको समझाने में मदद मिले। तो यहां पर लिखा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ 29 Cu64। कॉपर है, और इसका मास नंबर हम जानते हैं, ये जो ऐसे लिखा होता है, अगर ऐसे लिखा है 29 Cu69, तो ये लिखा हुआ मास नंबर और ये लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर। ये पहचान गए होंगे ना, तो ये मास नंबर, ये एटॉमिक नंबर। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है R = R0 a⁻⁴ तो यहां पर R0 की वैल्यू रख दी 1.2 × 10⁻⁻15, जो कि होती ही है, और भाई A मतलब मास नंबर, जो कि 69 लिख दिया मैंने, लग रहा है ये 64 है, तो ये जो हो जाएगा वो 64 हो जाएगा मास नंबर। तो ये 64 की पावर 1/3, तो 64 का क्यूब रूट कितना होता है? 4। तो ये आप 1.2 × 10⁻⁻15 × 4 और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4.8 × 10⁻⁻15 मीटर इसका आंसर आ गया। यानी कॉपर का जो न्यूक्लियर साइज है, न्यूक्लियस, वो इतने के बराबर है। ये हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए। अब अगली 3 महा इंपॉर्टेंट है, ये इतना बड़ा बड़ा मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है, इधर भी लिख देता हूं जिसे आप समझ सकें। ये क्या है? न्यूक्लियर डेंसिटी। ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जो कि अक्सर हर 2 साल में एक बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए न्यूक्लियर डेंसिटी का मतलब क्या है और ये इंपॉर्टेंस क्यों रखता है, ये दोनों बातें हम बताते हैं आपको। भाई न्यूक्लियर डेंसिटी का सिंपल मतलब है मास अपॉन वॉल्यूम, न्यूक्लियर मास अपॉन न्यूक्लियर वॉल्यूम। ये टीपा हुआ है मैंने। बड़ी सिंपल सी बात है ना। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर न्यूक्लियर डेंसिटी की बात करें तो न्यूक्लियर मास अपॉन न्यूक्लियर डेंसिटी। बड़ी अच्छी बात। जब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, तो रो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, तो ये रो की वैल्यू आ जाती है NU के बराबर। ये देखिए कोई खेल वालों का पावर पॉइंट के ऊपर भी नोटिफिकेशन देते हैं, लगता है इनकी कंपनी बंद होने वाली है। खैर, तो रो NU की बात करते हैं, तो ये रो का मतलब हो गया न्यूक्लियर डेंसिटी, और NU का मतलब न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं, रो मतलब डेंसिटी। ये 3m/4πr0 का क्यूब होता है। ये m क्या है? एवरेज मास ऑफ ए न्यूक्लियन, एक न्यूक्लियन का एवरेज मास,
ठीक। और 4 पाई जानते ही हो, आर नॉट भी कांस्टेंट नंबर है। तो यहां पर देखो तो ये पूरी चीज बेटा क्या हो गई, ये कांस्टेंट हो गई है ना, सब कुछ तो कांस्टेंट है यहां पर। एवरेज मास ऑफ द न्यूक्लियन और आर नॉट पाई 3/4 सब कांस्टेंट। इससे क्या साबित होता है कि ये जो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है ये सभी के लिए कांस्टेंट होती है या सेम होती है। या दूसरी भाषा में कह सकते हैं, जो स्टेटमेंट नीचे लिखा है कि ये न्यूक्लियर डेंसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रॉम, कह दीजिए, मास नंबर एंड साइज विच इज रेडियस, दोनों से इंडिपेंडेंट होती है। यानी मास नंबर बढ़ने से या रेडियस बढ़ने से न्यूक्लियस की, इसकी डेंसिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यही आता है क्वेश्चन कि ये शो कीजिए। तो ये देखिए स्टेटमेंट नीचे लिखा है कि न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर ए एंड साइज ऑफ द न्यूक्लियस। साइज ऑफ द न्यूक्लियस का मतलब होता है रेडियस, है ना, और मास नंबर तो जान ही रहे हैं। तो ये इंडिपेंडेंट होता है ऑफ मास नंबर और न्यूक्लियर साइज। तो इस बात को इसीलिए ये पूछा जाता है। तो चलिए इसका डेरिवेशन जल्दी से देख लेते हैं, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक न्यूक्लियस ले लिया जिसका रेडियस आर था, उसका मास नंबर ए था। ये स्टेटमेंट में एक लाइन लिख देंगे आप, जैसे कि एग्जामिनर की सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि लड़का को लिख रहा है। और साथ में ए है मास नंबर, आर है रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस और एम है एवरेज मास ऑफ द न्यूक्लियन। न्यूक्लियन किसे कह रहे थे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टुगेदर कंबाइंड नेम हम न्यूक्लियन बोल रहे थे। तो उसका जो एवरेज मास है उसको हमने ले लिया है स्मॉल m से। अब हम जानते हैं कि न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होती है, रो, न्यूक्लियर मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास ऑफ द न्यूक्लियस एंड वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। अब मास कितना है न्यूक्लियस का भाई, एक न्यूक्लियन का मास है स्मॉल m, और ए का मतलब होता है मास नंबर की कितने न्यूक्लियन हैं ए के बराबर, क्योंकि वो होता है सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ए का मतलब है कितने न्यूक्लियंस हैं, मास नंबर का मतलब। तो m को a से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, मास ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का कितना मास है ये आपको पता चल जाएगा। आगे बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो ये वैल्यू है 4/3 पाई आर क्यूब। रेडियस है ना, या आर तो रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। अब v होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब एक फॉर्मूला हमें और मालूम है कि r की वैल्यू होती है r नॉट a की पावर 1/3। तो इस r की जगह हमने r नॉट a की पावर 1/3 पुट कर दिया, और क्यूब तो लगा ही हुआ है। अब इसको क्यूब करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 4/3 पाई r नॉट क्यूब, और a की पावर 1/3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगी, विच इज ए, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। तो अब न्यूक्लियर डेंसिटी बेटा क्या हो गई, मास अपॉन वॉल्यूम। तो टोटल मास कितना है, ये ma था, ma हो गया। टोटल वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए। और ये देखिए a और a सेम था, तो ये तो कट गया भाई। तो ये वैल्यू कितनी निकल के आई, रो न्यू इज इक्वल टू 3m 4 पाई आर नॉट क्यूब। और मैंने भी बताया था कि सारी चीज इसके अंदर कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट हो गया। यानी आप क्या दिखा पाए, दिस इज फ्री फ्रॉम आर एंड ए। मतलब आर का मतलब हो गया रेडियस से भी इंडिपेंडेंट है और मास नंबर से भी इंडिपेंडेंट है। तो इस तरीके से आप ये शो कर सकते हैं कि जो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर एंड साइज ऑफ द न्यूक्लियस विच इज रेडियस, साइज ऑफ द न्यूक्लियस से इंडिपेंडेंट होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है, तैयारी रखिएगा जैसे कि आपको आसानी हो। चलिए अगला कदम बढ़ाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए कई जगह मैंने बार बार इंपॉर्टेंट लिखा है, जैसे आप किसी भी कारण से इसको मिस ना कर पाए। अगली चीज होती है न्यूक्लियर फोर्स। अब क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब होते हैं, लेकिन प्रोटॉन तो पॉजिटिव पार्ट के लिए, तो पॉजिटिव तो रिपल करते हैं। फिर भी इतनी छोटी सी जगह में न्यूक्लियस इतनी छोटी होती है कि जो आपका क्लासरूम के बराबर का अगर हम एटम मान लें, आपके क्लासरूम के साइज के बराबर का एटम मान लें, तो इस पेन की जो टिप है उसके बराबर आप न्यूक्लियस को मानेंगे। तो न्यूक्लियस इतना ज्यादा छोटा है, फिर भी उसके अंदर प्रोटॉन जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, रिपल्शन करते हैं, वो मजबूर हैं रहने के लिए इसमें।
क्यों? क्योंकि एक ऐसा फोर्स एक्ट कर रहा है जो उनके कुलाम्बियन या रिपल्सिव फोर्स को डोमिनेट कर जाता है। कौन सा फोर्स है वो? न्यूक्लियर फोर्स है वो। तो न्यूक्लियर फोर्स भारी पड़ जाता है इनके रिपल्सिव फोर्स पे, जिस वजह से इनको पकड़ के रखता है। इसी न्यूक्लियर फोर्स की हम विशेषताएं या प्रॉपर्टीज को समझेंगे जो आपके कोर्स में हैं, तो आप समझ पाए द एवरेज सेपरेशन। जो एवरेज सेपरेशन होता है दो न्यूक्लॉन्स के बीच में, वो 10⁻⁻15 मीटर का होता है। और बाकी न्यूक्लियर फोर्स की बात है जो छोटे से मटेरियल में, छोटे से न्यूक्लियस में प्रोटॉनों को एक साथ बांध के रखता है, या प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन को भी बांध के रखता है। ये ग्राफ है, इस ग्राफ को भी यहीं समझा देते हैं आपको। ये देखिए प्रॉपर्टीज है न्यूक्लियर फोर्स की, इसको एक एक करके हम लोग समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा इस ग्राफ के बारे में बता दें जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए। ये जो ग्राफ है इसके एक्स एक्सिस पे दिखाया है आपने सेपरेशन बिटवीन टू न्यूक्लॉन्स, यहां कहीं लिखा होगा, तो इसे मैं आर लिख देता हूं। आर का मतलब है दो, मान लो प्रोटॉन है न्यूक्लॉन है, तो इनके बीच का एवरेज सेपरेशन। और यहां पर क्या है? पोटेंशियल एनर्जी एमईवी में। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। कितनी पोटेंशियल एनर्जी है उसकी? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में। तो वाई एक्सेस हो गई पोटेंशियल एनर्जी इन एमईवी, एक्स एक्सेस हो गई सेपरेशन, एवरेज सेपरेशन बिटवीन द टू न्यूक्लॉन्स। अब हम क्या देखते हैं, एक बात जो आपको सीख लेनी चाहिए कि अगर पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होती है, देखिए जीरो यहां है, इससे ऊपर पॉजिटिव नंबर, इससे नीचे निगेटिव नंबर, तो निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कि अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है, और पॉजिटिव जब पोटेंशियल एनर्जी होती है तो उसका मतलब होता है रिपल्शन का फोर्स लग रहा है। ठीक, और जहां मैक्सिमम मतलब बहुत पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम निगेटिव होगी, उसका मतलब है स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है। इतनी बात आपको आनी चाहिए इस ग्राफ को समझने के लिए, जो आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव तो अट्रैक्शन, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव तो रिपल्शन, और सबसे ज्यादा अगर पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव चली जाती है तो सबसे तगड़ा अट्रैक्शन। हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए एक एक करके इनकी बातचीत समझते हैं। ये स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरेक्शन होता है या स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। यहां पर एक रेशियो दिखाया गया कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स को हम 1 मान लें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की हो जाती है 10⁻36। काफी ज्यादा तगड़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन उससे भी तगड़ा क्या है? न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स, अभी तक जो फोर्सेस हमको मालूम है उसमें सबसे तगड़ा इंटरेक्शन है या सबसे तगड़ा फोर्स होता है। दूसरी बात, शॉर्ट रेंज फोर्स है, 2 से 3 फर्मी मीटर में काम करते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक न्यूक्लॉन या दूसरा न्यूक्लॉन, अगर यहां पे इनका फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है, आप इसको पास और लाएंगे तो भी इसके अंदर रिपल्शन होने लगता है, भागने लगते हैं दूर, और अगर दूर ले जाएंगे तो इसके अंदर अट्रैक्शन का फोर्स खत्म हो जाएगा। यानी थोड़ी सी दूरी के बीच में ही ये न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करेंगे। इसी वजह से इनको बोला जाता है शॉर्ट रेंज फोर्स। कितनी रेंज है? 2-3 फर्मी मीटर के अंदर ही। क्या लॉन्ग रेंज फोर्स आपको मालूम है? जी हां, आप पढ़ चुके हैं। लॉन्ग रेंज फोर्सेस होते थे, ग्रेविटेशनल फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स है कि वो बहुत दूरी तक लगते हैं। लेकिन न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स है, ये एमसीक्यू में टपक सकता है और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। समझ में आई होगी, उम्मीद कर रहा हूं बात। वेरिएशन विद डिस्टेंस, देखिए डिस्टेंस के साथ वेरिएशन की अगली स्लाइड में और डिटेलिंग की है, लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो एक पॉइंट आ रहा है जहां पर इसकी R0 इसको बोलते हैं, 0.8 फर्मी, ये R0 है विच इज इक्वल टू 0.8 फर्मी मीटर। जब दो न्यूक्लॉन्स के बीच का डिस्टेंस 0.8 फर्मी मीटर होता है तो उस समय उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। इससे क्या मतलब हुआ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है। सबसे तगड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां मिलेगा? R0 पर, और R0 की वैल्यू कितनी है? 0.8 फर्मी मीटर। ये आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है। आगे की बात हम लोग करते हैं। अब क्या होता है कि मान लो R0 से हम ज्यादा करें या कम करें तो क्या होगा? तो देखिए ये वैल्यू तो हो गई R0 जो मुझे लिख देनी चाहिए थी। पहली चीज में ये बता रहे हैं कि अगर R की वैल्यू R0 से कम हो, ये मान लो R0 है, इनके बीच का डिस्टेंस, ये दूरी R0 है। अब आपने कहा इस न्यूक्लॉन्स को और पास ले गए तो क्या होगा? तो जैसे ये जो रेंज है, दिस इज R इज लेस देन R0। आप जब इसकी बीच के डिस्टेंस को कम करते हैं तो बहुत तेजी से रैपिडली पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होने लगती है। मतलब ये जो अट्रैक्शन का फोर्स था, जैसे ही पास करना शुरू करोगे ये रिपल्शन में तब्दील हो जाता है। तो जैसे ही स्मॉल r की वैल्यू R0 से कम होने लगती है,
बहुत तेजी से अट्रैक्शन की जगह रिपल्शन होने लगता है इनके अंदर। बड़ी अच्छी बात है। अब R की वैल्यू R0 से बड़ी करो, याला रीजन हो गया जहां R की वैल्यू R0 से बड़ी है, भाई इधर ले जा रहे हो। तो हम क्या करते हैं कि अगर इनके बीच में R0 0.8 फर्मी मीटर है, हम डिस्टेंस बढ़ाना शुरू करते हैं। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर कि धीरे धीरे ये देखिए पोटेंशियल एनर्जी माइनस वाली 0 की तरफ जा रही है। मतलब इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। रिपल्शन नहीं हो रहा है, लेकिन अट्रैक्शन का फोर्स खत्म हो रहा है और ये धीरे धीरे 0 पहुंचता है। और 4 फर्मी मीटर के आसपास, यहां ये समझ लीजिए 4 फर्मी मीटर के आसपास ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूरी तरह 0 हो जाता है। तो यहां पर आपने देखा कि थोड़ी ही रेंज में चलते हैं, पास लाओ तो रिपल्शन, दूर ले जाओ तो फोर्स लगना खत्म। तो इस वजह से बोलते हैं कि ये शॉर्ट रेंज फोर्स हैं। और ये बात आपको समझ में आई होगी। कहीं से भी उठा के पटक के एमसीक्यू पटक देंगे और आप कर लेंगे अगर मेरे लेक्चर को ध्यान से सुन रहे हैं तो। बड़ी सरल भाषा में आपसे बात करते हैं क्योंकि उसके लिए मैं बड़ा हार्डवर्क करता हूं। और हां, जिनको ये स्लाइड्स चाहिए वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड करके फ्री में स्लाइड ले सकते हैं या पीडीएफ ले सकते हैं। कैसे डाउनलोड करके पीडीएफ लेना है ये मैंने इस लेक्चर के शुरू में बताया है। इंटरेस्टेड है तो लेक्चर की शुरुआत के 1 मिनट ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अब ये नेगेटिव साइन पोटेंशियल एनर्जी का क्या बताता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लॉन्स, ये मैं आपको समझा चुका ही हूं। आगे बात करें चार्ज इंडिपेंडेंट कैरेक्टर। ये जो न्यूक्लियर फोर्स होता है इसको चार्ज से मतलब नहीं है। ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगेगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी लगेगा। यानी चार्ज आपके पास है या नहीं है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है न्यूक्लियर फोर्स का। तो चार्ज इंडिपेंडेंट बिहेवियर है। सैचुरेशन इफेक्ट। अब सैचुरेशन इफेक्ट क्या होता है कि जो न्यूक्लॉन होता है वो अपने आसपास के न्यूक्लॉन से ही इंटरैक्ट करता है। यानी जो फोर्स लगाता है न्यूक्लियर फोर्स वो अपने पड़ोसियों के साथ ही लगाता है। जो न्यूक्लॉन होते हैं अगर उससे दूसरा कोई दूर न्यूक्लॉन है तो ये इस पे फोर्स नहीं लगा पाएगा। जैसे आप जिस मकान में रहते हैं, जिस कॉलोनी में रहते होंगे, अगर आपसे कोई 10 मकान छोड़ के रह रहा है तो उससे आपकी जान पहचान थोड़ी कम होगी या लेन देन थोड़ा कम होगा। लेकिन बगल वाला अगर पड़ोसी है जिसका मकान सटा है आपसे तो वो आपसे बहुत ज्यादा इंटरेक्शन रखेगा। तो यही काम सैचुरेशन इफेक्ट को समझ लीजिए कि न्यूक्लॉन के आसपास जो न्यूक्लॉन है उनसे तगड़ा इंटरेक्शन है, उन पे फोर्स लगाएगा और लगवाएगा। लेकिन उससे दूर जो दूसरा न्यूक्लॉन है उससे ये रिश्ता नहीं रखना चाहता या न्यूक्लियर फोर्स एक्शन में नहीं रहता। अगली बात, स्पिन डिपेंडेंट कैरेक्टर। क्या होता है न्यूक्लॉन्स में अगर दो न्यूक्लॉन्स की पैरेलल स्पिन आती है एक दूसरे के पैरेलल तो ये न्यूक्लियर फोर्स थोड़ा बढ़ के लगता है और एक ऐसे घूम रहा है एक ऐसे घूम रहा है, एंटी पैरेलल, एक ऐसे क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो पता लगा कि दोनों में न्यूक्लियर फोर्स थोड़ा कम लगता है। न्यूक्लियर फोर्स लगाने के पीछे ये जो लगता है एक्सचेंज फोर्सेस हैं, ये आपस में एक पार्टिकल का एक्सचेंज करते हैं जिसे बोलते हैं मेसॉन्स। केवल इतना ही जानना है, मेसॉन्स पे रिसर्च नहीं करनी है कि एक न्यूक्लॉन प्रोटॉन समझ लीजिए एक न्यूट्रॉन के ऊपर कैसे फोर्स लगा पाएगा, वो एक्सचेंज करेगा मेसॉन्स का। तो मेसॉन्स इज द बीच का पार्टिकल जो फोर्स लगाने में हेल्प करते हैं। नॉन सेंट्रल फोर्स होते हैं। ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये नॉन सेंट्रल फोर्स है। आपने सेंट्रल फोर्स पढ़ रखा था, ग्रेविटेशनल फोर्स एक सेंट्रल फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक सेंट्रल फोर्स होता है कि अगर स्फेरिकल शेप में कोई है तो सेंटर टू सेंटर अगर मिला देंगे तो अलोंग द रेडियस लगता है, वो अलोंग दी लाइन लगता है जो सेंटर से सेंटर कनेक्टेड की गई है। मतलब ये 2 पॉइंट है, अगर इन 2 पॉइंट को मैं ऐसे ज्वाइन कर दें और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो ऐसे लगेगा, ये सेंट्रल फोर्स हो गया। लेकिन ये न्यूक्लियर फोर्स में मान लीजिए ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है, तो ये न्यूट्रॉन है, तो हम सोचेंगे ऐसे लगेगा, ये इस पे फोर्स पता लगा ऐसे लगा देगा तिरछा, तो ये नॉन सेंट्रल फोर्स हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियर फोर्स नॉन सेंट्रल फोर्स होता है। तो ये भी बात आप समझ गए हैं। अगले चरण में प्रवेश करते हैं। जैसा आपको दिखाया था और आपको पता भी है कि आइंस्टाइन E=mc² दे गए, तो ये बड़ा कमाल की चीज रही कि एनर्जी और मास को हम रिलेटेड मानने लगे, जो कि प्रूव होती है बात। और इसी वजह से एक AMU को 931 MeV या प्रिसाइसली आप बात करें तो 931.5 MeV से आप कह सकते हैं ये
मास की यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट, और MeV एनर्जी की यूनिट है। तो मास और एनर्जी का आपस में रिलेशन हो जाता है। अब यहां पे अगली बात करते हैं मास डिफेक्ट। बड़ा ही शानदार तरीके से आपको जल्दी से बताता हूं क्या होता है मास डिफेक्ट में। मान लीजिए एग्जांपल के लिए ऑक्सीजन का न्यूक्लियस आपको दिखा रहा हूं। ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होते हैं। तो अगर 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन का मास हम जोड़ दें तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इस ऑक्सीजन के न्यूक्लियस का मास इतना ही होगा। भाई उसके अंदर 8 न्यूट्रॉन 8 प्रोटॉन है, दोनों के मासेस को जोड़ दिया तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इतना मास निकलना चाहिए। लेकिन एक्चुअली जब हम एक्सपेरिमेंटल मास निकालते हैं इस ऑक्सीजन के न्यूक्लियस का तो वो इससे थोड़ा कम आता है। किससे कम आता है? 8 न्यूट्रॉन और 8 प्रोटॉन को जो जोड़े हो उससे थोड़ा सा कम आता है ना। मैं मजाक के तौर पे एक एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए 1 किलो आलू और 1 किलो प्याज आपने किसी सब्जी वाले से खरीदा, एक झोले में रखा, तो आप उम्मीद कर रहे थे कि 1 किलो आलू और 1 किलो प्याज जोड़कर 2 किलो झोले का हमारा मास होना चाहिए या वेट होना चाहिए, ऐसे समझ लीजिए। लेकिन झोले का मास 1.9 आ गया, यानी 100 ग्राम या 0.1 किलोग्राम गायब हो गया। यही कांड यहां हो रहा है। जो घटोत्तरी 0.1 ग्राम की हुई, 0.1 किलोग्राम की हुई, उसी को मास डिफेक्ट बोलते हैं। यानी जो मास 8 न्यूट्रॉन प्लस 8 प्रोटॉन का था उसका टोटल मास, उसकी जगह ये जो टोटल एक्सपेरिमेंटल मास आया उसको घटा दो अगर, तो जो डिफरेंस बचेगा उसी को बोलोगे मास डिफेक्ट। 1 किलो आलू 1 किलो प्याज डालने के बाद 1.9 अगर निकल रहा है उसका मास, तो जो 0.1 किलोग्राम घटा है दैट इज द मास डिफेक्ट। ये कहानी हो जाती है। तो यही बात लिखिए, मास डिफेक्ट क्या हो गया? 8 प्रोटॉन का मास प्लस 8 न्यूट्रॉन का मास जोड़ा और इसका एक्सपेरिमेंटल मास, एक्चुअल मास m तक घटा दीजिए, दैट इज द नोन एज मास डिफेक्ट। यही बात यहां पे पंचायत में लिखी है, मतलब नोट्स में लिखी है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसी भाषा में आपको बता दिया समझाने के लिए, फिर से डिटेलिंग, क्योंकि मास डिफेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लॉन इसी से संबंधित है। तो मास ऑफ 8 न्यूट्रॉन, 1 न्यूट्रॉन का मास था, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मास ऑफ 8 प्रोटॉन, 1 प्रोटॉन का मास था, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां इलेक्ट्रॉनों की बातचीत हम नहीं कर रहे क्योंकि न्यूक्लियस का मामला है। अब इन दोनों को अगर आप जोड़ दीजिए, देयरफॉर द एक्सपेक्टेड मास ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस, इन दोनों को जोड़ा और 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम उम्मीद कर रहे थे कि ऑक्सीजन का जो मास है वो इतना होना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटली हमने जब मास निकाला, मास स्पेक्ट्रोमीटर से नापते हैं मास, तो वो जो मास आया ये देखिए थोड़ा सा इससे कम आ गया, 15.99053 AMU आ गया। इन दोनों का जो डिफरेंस है इसमें से ये घटा दीजिए, तो जो डिफरेंट आया वही मास नंबर कहलाए, मास डिफेक्ट कहलाएगा। तो ये जो कमी आ गई मास के अंदर, जितनी कमी आ गई वो मास डिफेक्ट है। उम्मीद है बात पकड़ पाए होंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मूला नंबर लिख दिया, जैसे वहां मैंने दिखाया था कि भाई एक न्यूक्लियस के अंदर कितना मास प्रोटॉन का होगा, तो एक का प्रोटॉन का मास और Z होता है एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉनों की संख्या, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। और ये होता है न्यूट्रॉनों की संख्या A माइनस Z, तो न्यूट्रॉनों की संख्या इंटू एक मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस एक्सपेरिमेंटल मास। ये एक फॉर्मूला सा बन गया है। चाहो तो घोटो, वरना लॉजिकल जो बात कर रहे हैं एकदम सुविधाजनक तरीके से बात कर लीजिए। अब क्या होता है बाइंडिंग एनर्जी, ये जो मास डिफेक्ट होता है उसी से संबंधित एनर्जी आप निकाल दीजिए E=mc² से। तो ये जो आ जाती है EB, इसे बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। अब इसको दो तरह से समझा जाता है, मैं दोनों तरह से जल्दी से बताता हूं। होता क्या है कि अलग अलग 8 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग हैं, उनको जैसे ही आप न्यूक्लियस में क्लब करते हैं वैसे ही इतनी एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी के बराबर वो एनर्जी रिलीज कर देते हैं। एनर्जी रिलीज कर दी तो वो बाइंडिंग एनर्जी है। या आप दूसरे लहजे में कह सकते हैं कि अगर 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन एक साथ रह रहे हैं, अगर हम बाइंडिंग एनर्जी के बराबर एनर्जी इनको दे दें तो ये इंडिपेंडेंटली इसको तोड़ के निकल लेंगे बाहर। यानी इनके पास बाइंडिंग एनर्जी जितनी कमी है अलग अलग रहने के लिए, क्योंकि सब अलग अलग रहना चाहते हैं इंडिपेंडेंट, सबको मजा आता है, हमको भी आता है, आपको भी आता है, पूरी दुनिया को आता है। तो ये चाहता है कि अलग अलग रहें, लेकिन इस समय इसको मजबूरी में साथ रहना पड़ रहा है क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी जितनी कमी है इसके अंदर, अगर वो कमी कोई पूरी कर दे, किसी वजह से EB के बराबर इसको हम एनर्जी दे दें, तो इनके पास इतनी रुपए पैसे हो जाएंगे कि अलग अलग मकानों में रहने चले जाएंगे, अलग अलग रहने चले जाएंगे। इसको इस लहजे में भी कहते हैं। तो दो तरीका हमने समझाया, एक तो जब साथ मिले तो उतनी रिलीज कर दी एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, या
दूसरा वही मामला है, कहने का तरीका अलग है कि भैया साथ रह रहे थे तो बाइंडिंग एनर्जी के बराबर की एनर्जी की कमी है, अगर वो कमी कोई पूरा करे तो हम अलग अलग रहें, इंडिपेंडेंटली डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, अलग अलग चले जाएंगे। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा बाइंडिंग एनर्जी क्या रहती है, ये जो साथ रह रहे हैं उसमें कमी है, और जितनी कमी होएगी यानी जितनी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी उतना ये मजबूर होंगे साथ रहने के लिए। यानी अगर ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी हुई तो ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस होगा, क्योंकि वो मजबूर है साथ रहने के लिए, मजबूर है तो स्टेबल है, भाई जाएंगे नहीं छोड़ के कमरा। बात समझ में आ रही है ना? तो ये बात पकड़िएगा, ध्यान रखिएगा, इसका बड़ा अहमियत है कि ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी का मतलब होता है कि ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस है, क्योंकि उतनी एनर्जी की उसको कमी है अलग जाने के लिए। बहुत बढ़िया, आप समझ गए, बाकी कहानी पंचायत वही है। अब क्या होता है कि बाइंडिंग एनर्जी की बात हम बात करते हैं कि भाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, अगर हम ये मार्कर ले लें कि भाई एक न्यूक्लियन को कितनी एनर्जी चाहिए है अलग होने के लिए, तो ये ज्यादा अच्छा इंडिकेटर होगा। तो हम क्या करते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस को मास नंबर से डिवाइड कर देते हैं, और जो वैल्यू आती है उसको लिखते हैं EBN, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। और ये क्या हो गया, एक न्यूक्लियन को ऑन एन एवरेज इतनी एनर्जी की कमी है, अगर आप कमी पूरी कर दे तो बाहर टहलने चला जाएगा। तो ये यहां पर EBN मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, EB मतलब बाइंडिंग एनर्जी, ये मास नंबर। तो ये भी बात देखिए, उसी से ये सारी चीजें किससे लिंक्ड हो रही हैं, मास डिफेक्ट से। बेटा उम्मीद है बात पकड़ पाए होंगे। आगे चलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी कर्व है, तो यहां पर देखिए इस कर्व को समझिएगा, ये मास नंबर है इधर, और ये BEN है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इधर इसको BEN कर्व बोलते हैं, BEN कर्व भी बोलते हैं। अब इस कर्व को हम देखेंगे कि भाई मास नंबर बढ़ाने से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के हालचाल क्या होते हैं, और उसको जल्दी से समझेंगे। तो पहली बात, बाइंडिंग एनर्जी कर्व क्या है, द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन BEN ऑफ ए न्यूक्लियस गिव्स ए मेजर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। जो मैंने बताया कि अगर BEN ज्यादा है तो न्यूक्लियस स्टेबल ज्यादा होगा, यही बात फिर से लिख दी है। ग्रेटर इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ए न्यूक्लियस, मोर स्टेबल इज द न्यूक्लियस या इज दैट न्यूक्लियस। ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होने का मतलब है, ज्यादा BEN, कि वो न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है। अच्छा, अब अगली बात, यहां पर इस ग्राफ से कुछ बातें समझ में आई। ये जो मास नंबर है 30 से बड़ा, 170 से छोटा, ग्राफ में देखते हैं 30 कहीं 25 ही होगा, 30 यहां कहीं आप आ जाओ, ये 30 नंबर और 170 नंबर आ गया यहां कहीं के आसपास। इसके बीच में अगर आप देखोगे तो जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है BEN, वो लगभग कांस्टेंट होता है। ये देखिए यहां से ये पॉइंट A ले लो, ये पॉइंट B ले लो, तो A से B तक आप जा रहे हो तो ये मोर और लेस सेम है, बदल नहीं रहा है। ये ऑब्जर्वेशन हमको मिला। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है कि आयरन के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8.75 MeV होती है, जो हाईएस्ट होती है। ये आयरन है, लोहा, और इसी वजह से लोहा जल्दी काफी साथ निभाता है दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में, क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी 8.75 है, तो जल्दी ये काफी स्टेबल न्यूक्लियस इसका होता है। बढ़िया। और यूरेनियम अंत की बात करें, जो मास नंबर काफी बड़ा है 240 वाले, तो वो या 238, तो उसकी 7.6 MeV होती है। किनारे यूरेनियम दिख रहा है। अब EBN इज लोअर फॉर बोथ लाइट न्यूक्लाई या हैवी न्यूक्लाई। अब कह रहे हैं कि इस 30, ये जो 30 नंबर था मास नंबर, A बराबर 30 लिख दो यहां, इससे हल्का न्यूक्लियस ले लो, लाइट न्यूक्लाई, तो भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन घट जाती है। और अगर हम इससे हैवी, ये कितना था 170, इससे बड़ा ले लें तो भी इसकी अपेक्षा घट जाएगी। यानी लाइट न्यूक्लाई हो या हैवी न्यूक्लाई हो, दोनों की बाइंडिंग एनर्जी 30 से कम, 170 से ज्यादा अगर है मास नंबर, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी घट जाती है। ठीक है। अब द फोर्स इज अट्रैक्टिव एंड सफिशिएंट। देखिए यहां पर जो BEN है वो काफी MeV में मिल रहा है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसका मतलब क्या है कि जो इसके बीच में न्यूक्लियर फोर्स है वो सफिशिएंटली हाई है, तभी तो इतनी एनर्जी मिल रही है आपको। तो इससे साबित होता है कि न्यूक्लियर फोर्स काफी स्ट्रांग फोर्स है। अगली बात कि द कंसिस्टेंसी ऑफ बाइंडिंग एनर्जी बिटवीन 30 से लेके 170, 30 से 170 के बीच में जो ये वैल्यू नहीं बदल रही थी, यहां से लेकर यहां तक के बीच में ये लगभग कांस्टेंट थी। ये कांस्टेंट क्यों है, इसका एक्सप्लेनेशन है, ये एक्सप्लेनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ शॉर्ट रेंज फोर्सेस ऑफ न्यूक्लियर फोर्स या सैचुरेशन इफेक्ट। आपको दिखाने के लिए एक फोटो बना दी है। ये मान लीजिए एक न्यूक्लियन है, तो आसपास के न्यूक्लियन से इंटरेक्शन करेगा,
लेकिन जो इससे दूर न्यूक्लियस में न्यूक्लियन हो गए उससे इंटरेक्शन नहीं करता। तो अगर मास नंबर आप बढ़ाते जा रहे हैं तो ये मान लीजिए दूर वाले, ये न्यूक्लियन तो आए लेकिन इससे दूर आए, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है BeN के ऊपर। तो यही एक्सप्लेनेशन है कि मास नंबर ज्यादा होने के बावजूद, क्योंकि ये न्यूक्लियन इससे दूर है, इसलिए न्यूक्लियर फोर्स में कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं। ये कहने का मतलब पास वाले से करेंगे। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन कि क्यों ऐसा हो रहा है, और इसी को आप सैचुरेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं, जो मैंने पहले आपको पड़ोसी का एग्जांपल देके समझाया था कि आप बाजू में जो पड़ोसी रहता है उससे रोज सुबह शाम दुआ सलाम रहता है, और 10-20 मकान छोड़ के जो अंकल जी रहते हैं उनसे कभी कदार मिलते हैं, या 2-4 दिन में एक बार मिलेंगे आपके सामने। ठीक, अब बीएन कर्व का कंक्लूजन, कुछ इंटरेस्टिंग बातें न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन को समझाने की यहां से कोशिश की गई है। अब पहली बात हम कर रहे हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है कि फिजन है, सॉरी, न्यूक्लियर फिजन है, यानी न्यूक्लियर फिजन का मतलब है एक हैवी न्यूक्लियस टूट जाएगा लगभग आइडेंटिकल न्यूक्लियस के अंदर। समझाने के लिए आपको बताया गया है कि मान लीजिए कोई न्यूक्लियस हम लेते हैं जिसका मास नंबर 240 है, यहां कहीं मिल जाएगा आपको 240 वाला जो न्यूक्लियस है, अगर वो टूटता है 120 के दो हिस्सों में, तो 120 वाला हिस्सा कहां आ जाएगा, यहां कहीं आ जाएगा, यहां कहीं। तो ये बाइंडिंग एनर्जी कम थी, ये बाइंडिंग एनर्जी बढ़ गई, यानी कम से ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी हो गई, लो से हाई बाइंडिंग एनर्जी। जैसे ही बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी हमेशा रिलीज होती है, मैंने बताया था ना, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी कम ही होती है अलग होने के लिए। तो लो से हाई बाइंडिंग एनर्जी का मतलब है एनर्जी रिलीज कर दिया, अब उसको खुद अलग होना तो और एनर्जी चाहिए। तो हमेशा इसको याद कर लीजिए, जैसा मैं समझा रहा हूं उतना अगर समझ नहीं पाएंगे, याद ना रख पाए तो मुझे तो ध्यान रहता है, लो बाइंडिंग एनर्जी से हाई बाइंडिंग एनर्जी अगर हो रही है तो एनर्जी हमेशा रिलीज होगी। तो ये जो बड़ा हैवी न्यूक्लियस था 240 वाला, जब टूटा 120 के दो हिस्सों में, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ गई है, ये एनर्जी रिलीज कर दिया। ये रीजन है कि न्यूक्लियर फिजन के अंदर जहां पर एक हैवी न्यूक्लियस टूटता है, लगभग आइडेंटिकल न्यूक्लियस के अंदर एनर्जी रिलीज होती है। तो न्यूक्लियर फिजन में एनर्जी कहां से रिलीज होती है, यहां से होती है। अगली बात करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है कि जो लाइट न्यूक्लाई होते हैं वो मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। तो यहां पर मान लीजिए हाइड्रोजन वाले जो हैं, जो लाइट न्यूक्लाई हैं, इनका मास नंबर 1 2 3 है ऐसा मान लीजिए, वो आपस में मिले और मिलके यहां कहीं पहुंच गए। तो ये भी क्या, लो बाइंडिंग से हाई बाइंडिंग, ये तो हाई बाइंडिंग एनर्जी है ना, लो से हाई बाइंडिंग एनर्जी गए, यानी फिर एनर्जी रिलीज हुई, लो BeN से हाई BeN, फिर एनर्जी रिलीज हुई। और ये कारण है न्यूक्लियर फ्यूजन का। तो फ्यूजन का मतलब होता है फ्यूज होना। तो फ्यूज होने का मतलब है दो छोटे आइटम, दो लाइट न्यूक्लाई आपस में फ्यूज होकर एक हैवी न्यूक्लाई बना रहे हैं। और फिजन का मतलब होता है टूटना। तो हैवी न्यूक्लियस टूटेगा तो दो लाइटर न्यूक्लाई में टूटेगा। तो BeN कर्व के बेसिस पर आप एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन में एनर्जी कैसे रिलीज होती है। और बहुत क्लियर कट मामला है, थोड़ा सा ध्यान मेरी बातों पे देंगे तो बड़ा मजा आएगा। सरल बात, भाषा, एकदम डिटेल्ड पॉइंट हम आपके सामने, क्योंकि मैं पीछे से जुटा रहता हूं आपके लिए। खैर आगे बात को बढ़ाते हैं, ये बात आप समझ गए होंगे। एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, बड़ा मजा आएगा। इसमें लिखा है कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल इन MEV गिवन दी है वैल्यू। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, ये पता होना चाहिए आपको, जिसके अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिलेंगे आपको। तो ये मास ऑफ प्रोटॉन दे रखा है, मास ऑफ न्यूट्रॉन दे रखा है, मास ऑफ द हीलियम न्यूक्लियस दे रखा है, और एक mu की वैल्यू दे रखी है। अब अल्फा पार्टिकल के अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, क्योंकि हीलियम का न्यूक्लियस होता है। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। तो आपने क्या किया, मास ऑफ 2 प्रोटॉन्स कैलकुलेट कर लीजिए। एक प्रोटॉन का मास यहां पे दे रखा है इतना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये वैल्यू आ गई। अब उसके अंदर 2 न्यूट्रॉन भी है, तो आपने क्या किया, 2 न्यूट्रॉन के लिए 2 और 1 न्यूट्रॉन का मास यहां दे रखा है, ये 1 न्यूट्रॉन का मास लिया, 2 से मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आ गई। अब इसके बाद क्या हुआ कि भाई ये मास ऑफ प्रोटॉन जितने थे, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन का टोटल मास हमने जोड़ लिया। तो ये हमारा क्या था, एक्सपेक्टेड मास, कि भैया हमने 1 किलो आलू 1 किलो प्याज लिया है, तो हम ये सोच रहे हैं मेरे झोले में 2 किलोग्राम का माल है। लेकिन फिर हमने जब झोले को तौला, एक्सपेरिमेंटल मास निकाला या एक्चुअल मास निकाला मास स्पेक्ट्रोमीटर से, तो ये इससे थोड़ा कम आ गया। देखिए
झोला जब एक साथ तोला तो 1.9 किलोग्राम आ रहा था, तो ये 4.002800 आ गया, इससे थोड़ा कम। ये जितनी कमी आई है उसी को आप बोलते हैं मास डिफेक्ट। अब घटा दीजिए इसमें से ये नीचे वाला, तो ये मास डिफेक्ट यानी डेल्टा एम की वैल्यू कितनी हो गई, इसमें से ये वैल्यू, यहां माइनस लिख दीजिए आप, ये हाँ नहीं माइनस है, मतलब माइनस किया है, आप समझ गए होंगे, इसमें से ये घटाया है तो ये वैल्यू आई है। ये क्या है, मास डिफेक्ट। और उस आप जानते हैं कि ये एएमयू में है, एक एएमयू आपको 931 एमईवी एनर्जी देता है, तो इतना एएमयू कितनी एनर्जी देगा, 931 से मल्टीप्लाई कर दो। ये देखिए बी ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या हो गया, इतनी वैल्यू मास डिफेक्ट इंटू 931, ये एमईवी आपका आंसर आ गया। कि यहां पे आप देख पाए, दिस इज योर आंसर। यही पूछा था कि आप बताइए बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल, काम खत्म हो गया। इस तरह से सवाल आप कर पाएंगे, बहुत सुंदर सी बात है। आगे बढ़ते हैं, अब न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है कि जो स्टेबल न्यूक्लियस होता है वो चेंज हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं अनदर न्यूक्लियस में, उसी को बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। अब इस न्यूक्लियर रिएक्शन में एक पहली बात आती है जो फिजन है, न्यूक्लियर फिजन। ये ध्यान रखिएगा इस वाली इक्वेशन का, और पूछें चाहे ना पूछें, अगर न्यूक्लियर फिजन का जिक्र किया गया है तो ये इक्वेशन मौका मिलते ही चिपका दीजिएगा आप। ये इक्वेशन देखते ही वो खुश हो जाएंगे। तो ये देखिए क्या हो रहा है, हैवी न्यूक्लियस टूट रहा है दो लगभग आइडेंटिकल न्यूक्लियस के अंदर। तो यूरेनियम है 235 का, और न्यूट्रॉन स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से हिट किया तो बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट गया, और 3 न्यूट्रॉन निकला और ये हाई एनर्जी निकली। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ न्यूक्लियर फिजन, टूटने वाली। ठीक, अब यहां पर एक चीज ये पूछी जाती है कि न्यूक्लियर फिजन के अंदर जो मास नंबर रहता है वो कंजर्व होता है। जैसे इसका मास नंबर ये जोड़ो 235 और एक 236, तो ये आ गया 236। यहां भी मास नंबर जोड़ेंगे तो 141, 92 और 3 न्यूट्रॉन है तो 3, ये भी आ जाएगा 236 इन सबका मिला के। तो आप देखेंगे कि ये मास नंबर जो है वो दोनों का कंजर्व है, बिफोर न्यूक्लियर फिजन और आफ्टर न्यूक्लियर फिजन। फिर ये एनर्जी कहां से मिली, ये पूछते हैं बताओ। तो ये एनर्जी कहां से मिलती है, मास डिफेक्ट से। मास नंबर में कमी नहीं आती, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन घटते नहीं है, लेकिन किसमें कमी आती है, मास डिफेक्ट में। तो यहां पर देखिए दिखाने के लिए इसका पहले इनिशियल मास निकाल दिया है। यूरेनियम लिखा, इसका मास लिखा, न्यूट्रॉन लिखा, इसका मास लिया, जोड़ लिया। ये क्या है, मास बिफोर न्यूक्लियर फिजन। और यहां पर इन तीनों के मास, तो ये बेरियम का मास लिखा है, ये क्रिप्टॉन का मास लिखा है देखिए, और ये 3 न्यूट्रॉन का मास लिखा है, इनको जोड़ लिया। ये कौन सा मास है, आफ्टर न्यूक्लियर फिजन। और ये देखिए ज्यादा है, ये देखिए कम है, तो मास में कमी आ गई। बिफोर ज्यादा था, आफ्टर कम था, घटा दीजिए, इसमें हमने घटाया तो ये मास डिफेक्ट आ गया। देखिए दिस इज द मास डिफेक्ट, और यही मास डिफेक्ट की वजह से E इज इक्वल टू डेल्टा mc², आपसे एनर्जी मिल गई। तो यहां पर 931 MeV देता है, तो 931 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक mu इक्विवेलेंट है 931 MeV के बराबर, तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 931 MeV, तो 200 MeV आंसर आ गया। इससे क्या समझ में आया कि जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो ड्यू टू मास डिफेक्ट है और काफी तगड़ी है। तो ध्यान रखिएगा जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं इनके अंदर मास नंबर तो कंजर्व होता है, लेकिन एनर्जी का सोर्स क्या होता है, मास डिफेक्ट। ये पूछते हैं आपसे, खैर आप समझ गए। न्यूक्लियर चैन रिएक्शन में क्या होता है कि एक मान लीजिए यूरेनियम जब फूटता है, मतलब न्यूक्लियर फिजन होता है, तो वो उससे 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। यहां पर भी देखिए 3 न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन नंबर 1, न्यूट्रॉन नंबर 2 और न्यूट्रॉन नंबर 3। अब ये तीनों न्यूट्रॉन फिर से भिड़ेंगे यूरेनियम से, तो तीनों में से कभी कभी अक्सर एक आधे न्यूट्रॉन लॉस्ट हो जाते, वो भिड़ नहीं पाते ड्यू टू मैनी रीजंस। याला देखिए न्यूट्रॉन लॉस्ट न्यूट्रॉन लिखा, ये आगे फोड़ नहीं पा रहा है, ये 2 फोड़ दे रहे हैं। अब 2 से फिर वही हुआ, फिर 2 फोड़ दिए। तो ये जो रिएक्शन है ये चैन यानी एक के बाद एक होनी शुरू हो जाती है, और कुछ ही मिली सेकेंड्स के अंदर, मिली सेकेंड का मतलब समझ लीजिए सेकेंड्स का 1000वां हिस्सा, अगर आपके पास मास ऑफ यूरेनियम क्रिटिकल मास से ज्यादा है। क्रिटिकल मास क्या होता है, वो मास जिस पे न्यूक्लियर रिएक्शंस आसानी से ग्रो कर सकती हैं, तो भड़ाम से कांड हो जाता है, यानी एटम बम बन जाता है। तो नागासाकी हिरोशिमा में जो बम गिरा था वो तब तो कुछ ही कंट्रीज के पास बम था न्यूक्लियर बम, अब तो एटम बम भैया
बहुतों के पास है। अब ऐसा कुछ होगा तो ये दुनिया ही तबाह हो जाएगी। खैर एनीवे, तो आप समझ पाए होंगे कि यहाँ की कहानी ये अनकंट्रोल्ड चैन रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि हम न्यूट्रॉनों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और बहुत ही कम समय मिली सेकेंड्स के अंदर धमाका हो जाएगा। इतनी एनर्जी रिलीज होगी कि जो लोहे का टावर होता है या मकान होते हैं वो गल जाते हैं मोम की तरह, इतनी एनर्जी होती है। खैर आप चाहें तो इसका जो नागासाकी हिरोशिमा का जो यूट्यूब पे वीडियो पड़े हुए हैं, आप देख के सोच सकते हैं कि कितना डैमेज ह्यूमैनिटी को होता है और उस जेनेटिकली चेंज हो जाता है मामला। कई सालों तक बच्चे जो पैदा होते हैं, जो आगे जनरेशन आती है, वो डिजीज के साथ आती है। कोई गंजा है, कोई गड़बड़ हो गई आंखें, कोई किसी कुछ हो गया, ये सब दिक्कतें हैं। खैर, तो यही अनकंट्रोल्ड चैन रिएक्शन थी जो मैंने आपके सामने रखी। इसे क्योंकि न्यूट्रॉनों को हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, अपनी मन माफिक ये बढ़ती चली जा रही है। अब इसी रिएक्शन को अगर हम कंट्रोल कर लें, कंट्रोल कैसे करेंगे? यहां जो न्यूट्रॉन निकल रहे हैं 3, उनको हम किसी तरीके से एब्जॉर्ब कर लें और 3 में से 2 एब्जॉर्ब कर लें, एक को आगे बढ़ने दें, तो क्या होगा? कभी ग्रो नहीं कर पाएगी रिएक्शन, हमेशा एक तो न्यूट्रॉन भिड़ेगा आगे। तो हम अपनी इच्छा अनुसार कंट्रोल्ड किए रहेंगे तो एनर्जी उतनी ही लेंगे जितनी हमें जरूरत है, इसको अनकंट्रोल नहीं होने देंगे। तो बोरॉन की रॉड और भी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, वो इसके अंदर डाल दी जाती हैं, ज्यादा डालते हैं कम डालते हैं। तो जहां पे न्यूट्रॉन बढ़ने लगे ज्यादा डिप कर देते हैं तो प्रोटॉन को वो बोरॉन रॉड्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और अगर तेज करनी होती है तो बोरॉन रॉड बाहर निकाल लेते हैं। मतलब कुल मिला के जो न्यूट्रॉन निकल रहे हैं उनकी संख्या पे कंट्रोल कर लेते हैं, जिसका फायदा हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में लगाते हैं। हमारे देश में भी और विदेशों में भी जो न्यूक्लियर पावर प्लांट लगे हैं वो न्यूक्लियर फिजन पर बेस्ड हैं। न्यूक्लियर फिजन पर उसका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो रेडियो एक्टिव वेस्ट मटेरियल होता है, जो काफी हानिकारक होता है। गड्ढा वड्ढा जमीन में खोदकर वहां गाड़ा जाता प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ। अगर वो रेडियो एक्टिव मटेरियल समुद्र में पानी में कहीं चला जाए और समुद्र का पानी दूसरे देश में जा रहा है, वहां के लोग मछली खा लें या पानी पी लें, तो वो भी उनको भी निपट जाएंगे। मछली खाएगी और मछली खाते हैं, मछली ने वो पानी पिया और मछली काट के खाया तो वो उनका डीएनए बदलने लगा या दिक्कत हो गई उनको। इतना खतरनाक रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है, तो ये रिस्की मामला होता है। इसलिए न्यूक्लियर पावर प्लांट जब भी बनाए जाते हैं काफी एहतियात के साथ बनाना पड़ता है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करते हैं, ये प्रोसेस है 2 लाइट न्यूक्लियाई को आपस में भिड़ के मिलकर फ्यूज होकर एक हैवी न्यूक्लियाई बनाना। और यहां पे भी मास डिफेक्ट की वजह से ही एनर्जी आती है। पहले जो मास होता है अलग अलग वो ज्यादा, बाद में कंबाइन होने के बाद का मास कम, तो इस मास डिफेक्ट से एनर्जी रिलीज होती है। इस इक्वेशन को आप याद करके रखिए, जहां मौका मिले न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए ये चिपका दीजिएगा इक्वेशन। अगली बात करते हैं कि भाई न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, 2 न्यूक्लियाई आपस में भिड़े तो ये पॉजिटिव इन नेचर है, न्यूक्लियाई पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव। ये आपस में भिड़ने को तैयार नहीं, क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्शन लगता है, पास लोग दूर जाना चाहेंगे, इनको जबरदस्ती भिड़ाना है। तो उसके लिए आपको कंडीशंस चाहिए होती नेसेसरी, हाई टेम्परेचर, जिससे इनका टेम्परेचर इतना ज्यादा हो कि इनकी वाइब्रेशंस बढ़ जाए, और जैसे ही ये पास आए न्यूक्लियर फोर्स एक्टिव हो जाए। क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स को एक्टिव होने के लिए शॉर्ट रेंज फोर्स है, इसलिए 2, 3, 4 फर्मी मीटर में ही खेलेगा। तो जैसे ही इनका वाइब्रेशन ऑक्सीलेशन बढ़ा ड्यू टू हाई टेम्परेचर और पास आए, वैसे ही मगरमच्छ ने इनको पकड़ लिया न्यूक्लियर फोर्स ने, तब ये कांड हो जाएगा। और इनके वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, इस वजह से इनको थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन भी बोला जाता है इन न्यूक्लियर फिजन को। और साथ साथ आपको हाई डेंसिटी और हाई प्रेशर भी रखना पड़ेगा। हाई डेंसिटी का मतलब है ज्यादा न्यूक्लियस मिले और प्रेशर ज्यादा, जिससे कि वो बड़े आराम से इधर उधर ना भागे, भिड़ी जाए आपस में, ये कांड कराया जाता है। तो ये थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन भी मैंने आपको बता दिया। इसी क्योंकि हाई टेम्परेचर आपको लेना पड़ेगा। कितना हाई टेम्परेचर? एटम बम दगा के अगर आप पाएंगे, समझ लीजिए आप, इतना हाई टेम्परेचर। इसलिए थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन इसको बोलते हैं। हाई डेंसिटी प्रेशर इसको चांसेस को बढ़ा देते हैं टकराने के। और ये जो टेम्परेचर है वो सूरज की रोशनी जो हम तक आती है उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से आती है। वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, इसके कोर में 2 × 10⁶ केल्विन। इतने टेम्परेचर पे भिड़ना हाइड्रोजन का आपस में लाजमी हो जाता है। इसलिए जो सूरज की रोशनी है हम तक पहुंच रही है वो न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से, फिजन की वजह से नहीं, न्यूक्लियर फ्यूजन, सूरज की रोशनी हम तक पहुंच रही है। तो सच कंडीशन कैन नॉट बी इजिली मेट इन लेबोरेटरी। हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन से अभी कोई
उसको संभाल नहीं पाए। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो भी बनते हैं न्यूक्लियर फिजन पे हैं, फ्यूजन पे नहीं है। फ्यूजन तो बड़ा अच्छा क्लीन फ्यूल देता है, उसका तो वेस्ट मटेरियल भी नहीं निकलता है, लेकिन हम उस पर काबू नहीं पा पाए। रिसर्च चल रही है, हो सकता है कुछ सालों में काबू मिल जाए या हम संभाल पाए। तो कंट्रोल थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन हमने समझा दी थी, जहां न्यूट्रॉनों की संख्या को कंट्रोल करना है। ये देखिए दोनों का फर्क आ जाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन का। तो फ्यूजन में क्या है, हियर ए हैवी न्यूक्लियस व्हेन एक्साइटेड गेट्स स्प्लिट अप इनटू टू स्मॉलर न्यूक्लाई, टूट जाता है हैवी न्यूक्लियस, तो वो बोलते हैं क्या, न्यूक्लियर फिजन। यहां दो लाइटर न्यूक्लाई कंबाइन होकर हैवियर न्यूक्लियस बनाते हैं, तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन है। ये जो न्यूक्लियर फिजन है ये क्विक प्रोसेस है, फट आपने देखा ना कि वो पूरा क्रिटिकल मास से ज्यादा है तो एटम बम भड़ से दग जाएगा। लेकिन यहां न्यूक्लियर फ्यूजन में बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ये बहुत क्विक प्रोसेस नहीं है, काफी स्टेप्स लगते हैं। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इसके अंदर न्यूट्रॉन्स लिंक पार्टिकल होते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन में। आपने देखा 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं यूरेनियम से, फिर वो आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर जो लिंक पार्टिकल है वो प्रोटॉन है, ध्यान रखना। आपके कहीं पूछ लिया जाए एमसीक्यू में तो घूम जाओगे, पढ़ने लिखने वाले बच्चे घूम जाएंगे। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में प्रोटॉन इज द लिंक पार्टिकल, न्यूक्लियर फिजन में न्यूट्रॉन इज द लिंक पार्टिकल, ठीक। और फिर ये जो इसका हार्मफुल रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था लेक्चर में, फिजन में तो काफी रिस्की मामला बना रहता है, जबकि न्यूक्लियर फ्यूजन में इसका वेस्ट हार्मलेस होता है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं होती इसमें। तो अगर ये फ्यूल हम इससे बना सकें तो पूरे वर्ल्ड का पावर की जो स्कैरसिटी है वो खत्म हो जाएगी, धुआंधार पावर आएगी, 24 घंटे बिजली पानी बत्ती बिजली आएगी। अब ये कि इसका जो स्टॉक है फिजनेबल फ्यूजन का वो लिमिटेड है, यूरेनियम बहुत कम मिलता है, गड्ढा खोदते बहुत सारी चीजें की जाती है तो वो थोड़ा यूरेनियम मिलता है, जबकि इसके लिए हाइड्रोजन चाहिए होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत है, तो प्लेंटी है, यानी इसका रॉ मटेरियल भी खूब भगवान ने दिया है हमको, और इसको इस्तेमाल करने पर क्लीन फ्यूल भी मिलेगा और वेस्ट भी नहीं निकलेगा। तो बहुत ही सुंदर बात है न्यूक्लियर फ्यूजन, लेकिन अभी तक हम इसके पजल को सुलझा नहीं पाए हैं कि भैया कैसे हम लेबोरेटरी में या कैसे हम पैदा कर लें इस पर। जब कर लेंगे तो और मजा आएगा। ये पूरा चैप्टर मैंने झटपट आपको हर चीज आपके सामने रख दी है। जाने से पहले याद दिलाऊंगा कि फिजिक्स अगर स्कूल के टीचर से पढ़ रहे हैं या डिफिकल्ट लग रही है, समय बहुत कम है, देर मत कीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए द्रोणा 2.0 के साथ। लाइव क्लासेस मिलेंगी, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। यही नहीं, द्रोणा 2.0 में आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सारे वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे मेरी सरल भाषा में। एनसीईआरटी एग्जाम्पल के वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे एकदम आसान भाषा में, समझ में आ जाए सब। पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज के वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे जिससे आप फायदा उठा सकते हैं, और चैप्टर वाइज वर्कशीट मिलेगी जो कि फुली सॉल्व्ड है। यानी द्रोणा 2.0 एक पूरा पावर पैकेज है जिसका इस्तेमाल करके आप, जिससे पढ़ाई करके आप 97% ला सकते हैं, और किस्मत ने साथ दिया तो 100 में 100 भी आएंगे। और कुछ बच्चे होते हैं वो स्पेशल फोकस करना चाहते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, तो उनके लिए कोर्स है 12th संपूर्ण। ये वीडियो कोर्स है 12th संपूर्ण के अंदर 10 साल के पीवाईक्यूज वीडियोस, एनसीईआरटी एक्सरसाइज के वीडियोस, एनसीईआरटी एग्जाम्पल के वीडियोस आपको मिल जाते हैं। वीडियो सोल्यूशन है, मैंने खुद रिकॉर्ड किया है, सुपर इजी लैंग्वेज और डिटेल्ड वर्जन में, जैसे समझ पाए। इसके अंदर टोटल वीडियो की संख्या है 771 क्वेश्चंस हैं और 771 ही वीडियोस हैं। तो आप अगर क्वेश्चन पे फोकस, ये तो लगाना ही पड़ेगा। कोई भी बच्चा अगर 10 साल के पीवाईक्यू लगाए बिना जाए या एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एनसीईआरटी एग्जाम्पल को लगाए बिना जाए तो वो अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहा है। वो आप नहीं करेंगे, समझदार हैं, इसलिए ये कोर्स आपकी काफी मदद कर सकता है। और अच्छी बात क्या है, अभी तो इस पे बिग ऑफर चल रहा है, तो अगर आप ये लेंगे तो इसके लेने के बाद कुछ और लगाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। और जो बच्चे इसको लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां द्रोणा 2.0 और 12th संपूर्ण आपको दिखेगा। जो भी आपके लिए सूटेबल कोर्स है वो लेकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं और निश्चिंत हो सकते हैं कि मुझे इसको लगाने के बाद बहुत तगड़ा फायदा होने वाला है। अगर अरविंद सर का ये वीडियो, अरविंद सर की ये मेहनत, सुपरलेटिव एक्सप्लेनेशन इसी भाषा में पसंद आया हो तो अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हां, अगर ये वीडियो वाकई हेल्पफुल है तो एक पॉजिटिव मोटिवेटिंग कमेंट जरूर डालिएगा। आपकी उस पॉजिटिव मोटिवेटिंग कमेंट से मुझे बहुत हौसला मिलता है और अच्छा कंटेंट या और अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाने के लिए। तो मुझे भी जोश आएगा और अल्टीमेटली फायदा आपका ही होगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं दूसरे वीडियो में सुपर इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। बाय बाय बेटा।